हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंट सर्किट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट के बारे में। आज डिस्कस करेंगे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में। देखें, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इसमें हम लोग ये एक एसी सोर्स लेते हैं, ये एक एसी सोर्स होता है, और इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है V = V0 sin ओमेगा t। इस एसी सोर्स से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को। ये मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है, और साथ में मानते हैं कि एक ओमिक रेजिस्टेंस R जो सेम है दोनों ब्रांचेज में, वो इनके साथ कनेक्टेड है। जो R यहाँ पर है वही R यहाँ पर है। ये है कैपेसिटेंस C और इसका इंडक्टेंस है L। ये हमने मान लिया है। अब क्या होगा, अब ये होगा, देखिए कि यहाँ से जो भी करंट चलेगी पॉजिटिव साइकिल में ऐसे और नेगेटिव साइकिल में ऐसे, तो वो करंट चलेगी यहाँ ये। लेकिन जब ये करंट यहाँ होगी तो इस वक्त इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में ये करंट डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए कि ऊपर वाली ब्रांच जो है इसमें करंट जा रही है I1 और इस वाली ब्रांच में ये करंट जा रही है I2। ये करंट जा रही है, ठीक है ना। अगर ये करंट जा रही है इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाली ब्रांच है CR ब्रांच है, RC ब्रांच, और एक है RL ब्रांच। तो जो RC ब्रांच है और एक है RL ब्रांच, इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि RC ब्रांच जो नेचर है सर्किट का वो है कैपेसिटिव। तो कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा? तो यहाँ पर जो I होती है ये लीड करती है, I लीड्स द वोल्टेज V। और यहाँ पर I लैग्स द वोल्टेज V। ये होगा करंट है यहाँ पर I1 तो I1, यहाँ पर करंट है I2 तो I2। ये होगा। आप देखिए कि इसमें इस वाली ब्रांच के लिए जो Z1 होगा इम्पीडेंस, ये होगा √R² प्लस XC²। इस वाली ब्रांच के लिए जो इम्पीडेंस होगा Z2, ये होगा √R² प्लस XL²। ये होगा। यहाँ पर आप 10 ∅1, यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि I1 लीड कर रही है। अगर ∅1 एंगल से करंट लीड कर रही है तो 10 ∅1 = होगा XC/R। पढ़ चुके हैं सब बातें। और यहाँ पर अगर I2 लैग कर रही है वोल्टेज V से तो 10 ∅2 = होगा XL/R। ये होगा। और आप जानते हैं कि जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होती है उसमें XL = XC होता है। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है तो इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस XL = XC होता है। तो जब XL = XC होगा तो उस केस में Z1 और Z2 इक्वल हो जाएंगे। देन
Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। और जो φ1 और φ2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये x और x इक्वल हो गए, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होगी, आप देखेंगे कि इस वाली ब्रांच में जो करंट I होती है, I इज इक्वल टू V अपॉन Z होता है। तो जो I1 होगा ये होगा V अपॉन Z1, और यहाँ पर जो I2 होगी ये होगी V अपॉन Z2। तो जो वोल्टेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस है, V सेम है इसलिए, और Z1 Z2 सेम हो गए, तो जो I1 होगा वो I2 के इक्वल हो जाएगा। ये बातें होंगी। तो अगर मैं इसका फेज़र डायग्राम बनाऊं तो आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़र डायग्राम बनेगा। जो फेज़र डायग्राम होगा वो ये होगा, मैंने बताया था कि जो कॉमन है उसको आप लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट कॉमन नहीं है, ये है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, तो वोल्टेज यहाँ पर कॉमन है। जब वोल्टेज कॉमन है तो आप वोल्टेज को लेंगे यहाँ, ये हो गया वोल्टेज V। अब इस सर्किट में, RC सर्किट में I1 लीड कर रही है V को, तो I1 V को लीड करेगी कितने एंगल से, φ1 से। तो I1 ये एंगल φ1 से लीड कर रही है। और रेजोनेंस केस में जो I1 है वो I2 के इक्वल, और जो I2 है ये लैग कर रही है वोल्टेज V से। इसी एंगल से φ1 और φ2 इक्वल हैं, इसी एंगल से I1 के इक्वल मैग्नीट्यूड की जो करंट I2 है ये लैग कर रही है। अगर आप I1 और I2 रिजल्टेंट निकालें पैरेललोग्राम मेथड से, तो इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे करंट ही आएगी। तो आप देखिए कि जब रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस के केस में जो वोल्टेज और करंट थे ये आ गए सेम फेज में। सही है ना, कि जब रेजोनेंस हुआ व्हेन x इज इक्वल टू x, ये कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब x इज इक्वल टू x ही हो जाएगा तो V और I जो होंगे वो सेम फेज में जाएंगे। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I जो फाई होगा वो हो जाएगा 0। जो आइडियल कंडीशन है उसमें ये होता है कि हम ये मानते हैं कि जो ये ओमिक रेजिस्टेंस है ये इस सर्किट में नहीं है। तब क्या होगा, अगर सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, बता दूं मैं आप लोगों को, देखिए इसका स्पेशल केस, कि इफ R टेंड्स टू 0, अगर सर्किट में जो ओमिक रेजिस्टेंस है ये टेंड्स टू 0, तो उस केस में जो φ1 और φ2 जब ये 0 हो जाएगा तो tan φ1 और tan φ2 कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो tan φ1 और tan φ2 ये हो जाएंगे इनफाइनाइट। इसका मतलब कि जो φ1 और φ2 होंगे ये हो जाएंगे π/2। इसका मतलब कि ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में और ये जो ये करंट है ये इस डायरेक्शन में, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों क्योंकि अपोजिट फेज में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैसा फेज डायग्राम आएगा उस वक्त कि वोल्टेज ये होगा वोल्टेज, और जो करंट I1 होगी वो इस तरफ होगी, और जो I2 होगी वो इस तरफ होगी। और आप देखिए I1 और I2 इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उस टाइम सर्किट में
जो नेट करंट होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। सर्किट में नेट करंट 0 हो जाएगी, लेकिन क्या I1 और I2 0 होंगी? तो आंसर है कि I1 और I2 0 नहीं होंगी तब। तो आप लोग पता नहीं क्या समझ पाओगे इस बात को। आप लोग सोचोगे भाई जब करंट I है नहीं, यहाँ से हम AC सोर्स से कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। जो ये फेज़र डायग्राम है वो यही बता रहा है कि हम लोग इस AC सोर्स से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये ब्रांच, और जो नीचे वाली ब्रांच है, इन ब्रांचेस में करंट है। तो जब I 0 है तो I 0 जो I1 और I2 कैसे हैं? और ऐसे आप देखिए यहाँ पर जो ये I1 है और जो ये I2 है, इनकी वैल्यू अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू जो है ये I उससे कम है, I1 प्लस I2 से I कम है। तो ये जो सर्किट है इसमें करंट एम्प्लीफिकेशन मिलता है। जो करंट है I1 और I2 अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये इस I से ज़्यादा मिलती है, करंट एम्प्लीफिकेशन, इसलिए इसको करंट रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। जैसे पुराना वाला था हमारे पास सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट, जो था वो था वोल्टेज रेजोनेंट सर्किट, क्योंकि वहाँ पर मिलता था वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पर मिलता है करंट एम्प्लीफिकेशन, इसलिए कहते हैं करंट रेजोनेंट सर्किट। और यहाँ पर तो बहुत ही ख़ास बात हो गई है कि करंट 0 है, लेकिन I1 और I2 ब्रांच में करंट है। तो मैं आपको बताऊँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं ये कि जो ये फेज़र डायग्राम है ये बता रहा है कि I1 और I2 अपोजिट फेज़ में हैं, इस वजह से करंट 0 हो गई है। इसका मतलब करंट 0 है तो करंट फ्लो रही है कैसे? ऐसे। जिस इंस्टेंट पे करंट जा रही है इसमें ऐसे, तो इसमें जा रही है ऐसे, और जब इसमें जा रही है ऐसे तो इसमें जा रही है ऐसे। तो केवल इसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। ये LC ऑसिलेशन हो रहे हैं। LC ऑसिलेशन, पहले ये चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हुआ, इसमें करंट, बैक EMF से करंट ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से केवल इस सर्किट में आप लोग करंट मिल रही है। और I1 I2 इसलिए इक्वल हैं, अपोजिट फेज़ में है, इसलिए नेट करंट यहाँ पर 0 है। तो ये यहाँ पर एक ख़ास बात है। हमारे पास जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमीटर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कट करना होता है। जैसे कि कहीं पुराने सॉन्ग्स आपके पास अवेलेबल हैं और उसमें नॉइज़ है, और नॉइज़ में कोई स्क्रैचेस की आवाज़ है। अगर आप लोगों को उस पर्टिकुलर स्क्रैच की साउंड को सप्रेस करना है, उसको वहाँ से निकाल देना है, फ़िल्टर कर देना है, तो ये जो हमारे पास पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है ये एक फ़िल्टर सर्किट तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वहाँ पर जो स्क्रैच की साउंड है उसको आप सेट करेंगे, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे, और वो फ्रीक्वेंसी और सिग्नल होगा वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। आप देखिए कि अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, किस तरह से उसमें करंट का फ्लो होगा। आप ये मानिए कि अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास जो सर्किट है उसमें ये लगा है एक कैपेसिटर और ये लगा है एक इंडक्टर। और इसके अक्रॉस मैंने एक AC सोर्स लगा दिया है। ये लगा दिया है AC सोर्स, जिसका सोर्स वोल्टेज है V = V0 sin ωt, ये है। जो करंट है ड्रॉ कराएं करंट इससे, ये करंट है I, यहाँ पर ये करंट जो जा रही है कैपेसिटर में ये है I1, इंडक्टर में ये करंट है I2, ये मैंने मान लिया। जो दोनों के अक्रॉस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ये आप देख रहे हैं V0 है, तो इसलिए जो करंट की पीक वैल्यू है ये I0 होगी। अगर पीक वैल्यू की बात करें तब जो कैपेसिटर के अक्रॉस ये I10 होगी और इसके अक्रॉस ये I20 होगी। ये मैंने मान लिया है, ये पीक वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। और जो
पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दोनों के अक्रॉस जा रही है, ये वी नॉट है। और आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है ये कॉमन होता है दोनों ब्रांचेस के लिए, जो सी पर होगा वही एल पर होगा, ये आप मानते हैं। आप जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास सी सर्किट होता है, ये सी सर्किट, तो सी सर्किट में जो करंट होती है ये लीड करती है। कितने एंगल से लीड करती है? π/2 से लीड करती है। जो एल सर्किट होता है ये यहाँ पर जो करंट होती है ये लैग करती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो करंट इसमें जा रही है, अगर मैं इसको I1 लिख लूँ, इस करंट को अगर मैं I1 लिख दूँ, वोल्टेज तो पता लग रहा है V0 sin ω t है, तो यहाँ पर जो करंट है I1 ये कितनी होगी इस वाली ब्रांच में? ये होगी पीक, जैसे लिखते हैं I0, तो यहाँ पर है I1 नॉट इंटू साइन कितना ω t, और करंट क्या कर रही है? करंट कर रही है लीड, इसलिए प्लस π/2 ये हो जाएगी। इस वाली ब्रांच में जो करंट होगी होगा I2, पीक वैल्यू कितनी है इसकी? I2 नॉट इंटू साइन, करंट क्या करती है? लैग करती है, कितने एंगल से? π/2 से लैग करती है, तो साइन ω t और माइनस π/2 ये हो जाएगा। तो जो हमारे पास नेट करंट है I ये I1 प्लस I2 इक्वल थी, जो नेट करंट है I I1 प्लस I2 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे नेट करंट I यह I1 प्लस I2 के इक्वल। I1 की वैल्यू है I1 नॉट साइन ω t प्लस π/2 और प्लस I2 नॉट इंटू साइन ω t माइनस π/2 ये हो जाएगा। I1 नॉट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, I होता है V/R, तो इसमें जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है तो V नॉट है, और अपॉन जो इसका R है वो कितना है? वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC इंटू साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा ये हो जाएगा, प्लस जो I2 नॉट है पीक वैल्यू ऑफ करंट इन दिस ब्रांच, ये होगा वोल्टेज यानी कि वोल्टेज की पीक वैल्यू V नॉट अपॉन XL इंडक्टिव रिएक्टेंस ये हो जाएगा, और यहाँ पर साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस, और ये कॉस ω t ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो V नॉट कॉस ω t कॉमन ले लीजिए, V नॉट कॉस ω t ये आप कॉमन ले लेंगे, आएगा 1/XC माइनस 1/XL ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब रेजोनेंस होता है, इन केस ऑफ रेजोनेंस, जब XL = XC होता है, तो आप देखिए इससे कैंसिल तो आई कितना जाता है? 0 हो जाता है, तो जो करंट होती है वो 0 हो जाती है। ये देखिए वेरीफाई हो रही है बात यहाँ से। तो आप लिखेंगे कि इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस जब सर्किट में R नहीं है तो I 0 हो जाती है, और I 0 कब होगी भाई? ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये टर्म 0 होगा। इसका मतलब कि 1/XC माइनस 1/XL ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1/XC मस्ट बी इक्वल टू 1/XL होना चाहिए, या XL क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, XL मस्ट बी इक्वल टू XC होना चाहिए। और जो अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नॉट है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर F नॉट है, तो आप जानते हैं कि होगा ओमेगा नॉट L = 1/ω0 इंटू C। तो यहाँ से जो ओमेगा नॉट आएगा ये आएगा 1/√LC, जो पहले ही हम निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ओमेगा नॉट कितना होता है? ओमेगा नॉट होता है 2π F नॉट = 1/√LC। तो जो F नॉट होगा ये होगा 1/2π√LC। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये निकल के आती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी होगी व्हेन XL = XC होगा, या इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो जाएगा, करंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
क्या होगा, करंट ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। फ्रीक्वेंसी और करंट का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि व्हेन f इजिकल टू एफ नॉट, तो करंट ज़ीरो ये हो जाएगी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की करंट ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये सिग्नल जो है ये यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ओल्ड सॉन्ग्स हैं उसमें से किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अगर आपको फ़िल्टर कर देना है, अलग कर देना है, तो हम लोग ये सर्किट यूज़ करके उस नॉइज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस सर्किट का यूज़ हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर्स में करते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए। तो ये समझने वाला एक टॉपिक था, इसको ढंग से समझिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।